जेएस एजुकेशन ऑनलाइन चैनल पर मैं जितेंद्र सिंह आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, हम टेट, डीएलएड और बीएड से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक है उन टॉपिकों पर चर्चा करते हैं। हम प्रतिदिन की क्लास में कोई ऐसा टॉपिक उठाते हैं जिन टॉपिक के माध्यम से आपका जो है टेट, बीएड या डीएलएड में एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान हो सके उन टॉपिकों के माध्यम से। तो उन टॉपिकों पर चर्चा करते हैं। तो आज उसी क्रम में एक हम नया टॉपिक लाए हैं, वो टॉपिक है आपका मापन एवं मूल्यांकन। तो आज के इस टॉपिक में हम चर्चा करेंगे मापन पर और मूल्यांकन पर, क्योंकि मापन और मूल्यांकन से संबंधित सभी परीक्षाओं में कुछ ना कुछ पूछा जाता है, चाहे वो टेट हो या सी टेट हो या बीएड हो या डीएलएड हो। तो मापन और मूल्यांकन, इन दो टॉपिकों पर आज हमारी चर्चा रहने वाली है। इन दो टॉपिकों के अंतर्गत हम किस किस पॉइंटों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमारा होगा मापन की संकल्पना, उसके बाद मूल्यांकन की संकल्पना, मूल्यांकन की प्रक्रिया, मूल्यांकन के उद्देश्य और मूल्यांकन के क्षेत्र। तो आइए शुरू करते हैं अपनी ये कक्षा। तो सबसे पहले जानते हैं हम मापन की संकल्पना। मापन की संकल्पना के अंतर्गत हम देखेंगे यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के अंतर्गत यदि छात्र की योग्यता में विशेषताओं की मात्रा को गणितीय इकाइयों में निर्धारित करते हैं तो वह शिक्षा का मापन कहलाता है, यानी शैक्षिक मापन कहलाता है। यानी शैक्षिक मापन क्या कहलाता है? यदि शिक्षा के क्षेत्र में हम किसी छात्र की योग्यताओं का और विशेषताओं का जो है, विशेषताओं की मात्रा को जो है हम गणितीय इकाइयों में, यानी गणितीय इकाई आपकी 1 से लेके जो भी 100 तक या 1000 तक कोई भी गिनती होती है, चाहे वो 33 हो या 60 हो, 70 हो, 80 हो, तो ये क्या हुई? गणितीय इकाई हुई, यानी अंकों में निर्धारित करते हैं उसकी छात्र की विशेषता, योग्यताओं को हम गणितीय अंकों में लिखते हैं, तो वो क्या कहलाता है? आपका शैक्षिक मापन कहलाता है। शैक्षिक मापन यानी शिक्षा के क्षेत्र में हमने किसी बालक को उसकी योग्यता और विशेषताओं के आधार पर उसे नंबर दे देते हैं। किसी परीक्षा में मान लीजिए गणित में हमने किसी बच्चे का 100 में से 33 या 60 या 70 दे दी, तो वो क्या हुआ? उसका शैक्षिक मूल्य मापन हुआ। यानी मापन को जो है हम गणितीय अंकों में निर्धारित करते हैं। और मापन को समझने के लिए यहाँ पर जो है एक परिभाषा से भी और स्पष्ट करते हैं। मापन किन्हीं स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तु को अंक प्रदान करने वाली प्रक्रिया है। यानी मापन क्या है? आपका कोई स्वीकृत नियम है पहले से ही, जो मतलब पहले से नियम निर्धारित होते हैं किसी भी परीक्षा के लिए या किसी भी शिक्षा व्यवस्था के लिए, वो नियम पहले से निर्धारित कर दिए जाते हैं, वो स्वीकृत होते हैं। उसके अनुसार किसी वस्तु को अंक प्रदान किए जाते हैं। यानी यहाँ पर विशेष ध्यान दिया जाएगा कि इस मापन में जो होता है अंक दिए जाते हैं। किसी भी बालक की कोई विशेषता है, किसी वस्तु की कोई विशेषता है, या उस विशेषता की कितनी जो है क्वालिटी है, तो उसको दर्शाने के लिए जो है वहां पर अंक का प्रयोग किया जाता है। जहां पर भी अंक का प्रयोग किया जाता है उसे जो है हम बोलते हैं मापन। यानी मापन की प्रक्रिया में मुख्य जो है आपका अंक से आप समझ सकते हैं। जहां भी हम किसी की विशेषता, योग्यता को मापने के लिए अंकों का प्रयोग करते हैं तो वो मापन कहलाता है। तो शैक्षिक मापन को हमने यहाँ पर समझा। इसके बाद आता है आपका मूल्यांकन। अब मूल्यांकन की संकल्पना को यहाँ समझेंगे। मूल्यांकन शिक्षा के क्षेत्र में चलने वाली एक सतत प्रक्रिया है जो पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति की सीमा तक ज्ञात करके उसके संबंध में उचित या अनुचित का निर्णय लेने में सहायता प्रदान करती है। यानी कि जो कोई मूल्यांकन जो है शिक्षा के क्षेत्र में जो है, मूल्यांकन की प्रक्रिया शिक्षा के क्षेत्र में चलने वाली एक सतत प्रक्रिया है, यानी लगातार, जो कभी रुकती नहीं, जो चलती रहती है। तो सतत प्रक्रिया है जो पूर्व निर्धारित उद्देश्य, यानी शिक्षा के क्षेत्र में जो भी हमने जो उद्देश्य निर्धारित किए हैं उनकी प्राप्ति की सीमा को ज्ञात करती है कि उनकी प्राप्ति किस सीमा तक हुई है, उसके संबंध में उचित या अनुचित निर्णय लेने में हमें सहायता प्रदान करती है। मूल्यांकन की संकल्पना को समझने के लिए हम इसे थोड़ा आसान शब्दों में समझ सकते हैं कि मूल्यांकन क्या होता है। जब भी हम शिक्षा के क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में कोई लक्ष्य बनाते हैं, हमने मान लीजिए कि हमें जो है अध्यापक बनना है, तो अध्यापक बनने के लिए हमने लक्ष्य बनाया, हमारा लक्ष्य हुआ अध्यापक। अब हमारा लक्ष्य तो अध्यापक है, लेकिन उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमने कुछ उद्देश्य बना लिए। उन उद्देश्यों को का निर्धारण कर लिया कि हमें सबसे पहले डीएलएड करना है, उसके बाद हमें टेट करना है, उसके बाद हमें जो है सुपर टेट करना है। इस तरीके से हमारे ये क्या हो, उद्देश्य है। अब उन उद्देश्यों की पूर्ति जो हो रही है तो उसका हमें पता कैसे चलेगा? मूल्यांकन के द्वारा। जब हम मूल्यांकन हमारा होता है परीक्षाओं के माध्यम से या एग्जामिनर के माध्यम से, जब मूल्यांकन करते हैं बालकों का, तो पता चलता है कि ये टेट पास करने योग्य है नहीं है। टेट की परीक्षा के बाद पता चलता है कि
इसका इसके अंदर इतने गुण विकसित हो गए, उसके बाद जो सुपर टैट होता है। इस तरीके मतलब उन उद्देश्यों की प्राप्ति किस हद तक हुई है तो मूल्यांकन से पता करते हैं। मान लीजिए आप डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में आप किसी विषय में फेल हो गए तो समझ लीजिए आपका जो उद्देश्य था वो डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर पास करना था, लेकिन किसी कारण से आप किसी विषय में फेल हो गए तो आपका जो है उद्देश्य में कितनी कमी रह गई है, यानी उन उद्देश्यों को प्राप्त किस सीमा तक किया हमने कि हमने जो है 6 विषय पास कर लिए लेकिन एक विषय में हम फेल हैं, तो अभी हमारे जो उद्देश्य में कितनी कमी रह गई है, तो वो उसकी हमें कैसे पता चला? मूल्यांकन के माध्यम से। तो मूल्यांकन के माध्यम से हम शिक्षा के क्षेत्र में जो हमने उद्देश्य निर्धारित किए हैं उन उद्देश्यों की कितनी प्राप्ति हुई है या उन उद्देश्यों से हम कितनी दूर हैं अभी, या उन उद्देश्यों के लिए उन्हें प्राप्त करने के लिए क्या उचित है क्या अनुचित है, ये निर्णय लेने में हमें सहायता करता है। वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? मूल्यांकन कहलाती है। तो मूल्यांकन के बाद को समझने के लिए यहाँ पर हमारे जो विद्वान है M.N. डांडेकर ने कहा है, मूल्यांकन की परिभाषा एक व्यवस्थित रूप से की जा सकती है जो इस बात को निश्चित करती है कि विद्यार्थी किस सीमा तक उद्देश्यों की प्राप्ति करने में समर्थ हुआ है। यानी मूल्यांकन की परिभाषा कैसे हम कर सकते हैं कि विद्यार्थी ने जो सीखा है उसे किस सीमा तक सीखा है, यानी कि विद्यार्थी ने जो भी सीखा है किस सीमा तक सीखा है और उसके उद्देश्यों को हमने किस सीमा तक प्राप्त किया है। मतलब विद्यार्थी के उद्देश्य थे कि विद्यार्थी ने जो उद्देश्य बनाए थे कि हमें जो बीएड या डीएलएड या टेट पास करना है, तो उन उद्देश्यों को हमने कितना प्राप्त किया है वो जो है उसके मूल्यांकन के बाद ही पता चलता है। उसमें जो भी कमियां होती हैं उनको हम सुधार करते हैं, फिर उन उद्देश्यों को प्राप्त कराने की कोशिश करते हैं। तो ये हुई आपकी मूल्यांकन की संकल्पना। अब मूल्यांकन को स्पष्ट करने के लिए यहाँ पर जो है एनसीईआरटी ने भी यहाँ पर कुछ बोला है। एनसीईआरटी का मतलब होता है नेशनल काउंसिलिंग फॉर एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग। तो इसके अंतर्गत ये हमारी भारत सरकार द्वारा एक बनाई गई संस्था है जो कि राज्य और केंद्र से संबंधित जितने भी हमारी शिक्षा उच्च शिक्षा से संबंधित जो भी संस्थाएं हैं उन पर एक नज़र रखती है कि उनको सुझाव देती है कि आपको कहाँ पर क्या सुधार करना है। तो ये जो संस्था है एनसीईआरटी, इसके ने मूल्यांकन को स्पष्ट करते हुए कहा है कि यह एक सतत और व्यवस्थित प्रक्रिया है। सतत और व्यवस्थित प्रक्रिया यानी सतत लगातार चलने वाली, और व्यवस्थित माने सिस्टेमेटिक, यानी कौन सा काम किस कार्य के बात करना है कि पहले ये काम होना है फिर ये काम होना है। तो ये एक सिस्टेमेटिक प्रक्रिया है कि इसके बाद ऐसे इसके बाद ऐसे, इस तरीके से एक सिस्टेमेटिक प्रक्रिया है। ये किसने कहा है? एनसीईआरटी ने, नेशनल काउंसिलिंग फॉर एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग के माध्यम से ये बात कही गई है। मूल्यांकन के लिए अगला पॉइंट क्या है? निर्धारित शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक जो है प्राप्त हो रही है। ये जो है हमारा मूल्यांकन का जो है यहाँ इन्होंने बताया, कक्षा में दिए गए अधिगम अनुभव कितने प्रभावशाली हैं, यानी कक्षा में जो हम सिखा रहे हैं वो अनुभव प्रभावशाली है या नहीं है, कितना प्रभावशाली है, इसका पता हम कैसे करते हैं? मूल्यांकन के माध्यम से करते हैं। और इसका जो हमारा अगला पॉइंट है हमारा, शिक्षा के उद्देश्य कितने अच्छे ढंग से प्राप्त किए जा रहे हैं, हो रहे हैं या किए जा रहे हैं, यानी शिक्षा के जो उद्देश्य बनाए थे हमने वो सही से हमें प्राप्त हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, ये सब चीज़ें जो है मूल्यांकन के द्वारा ही स्पष्ट होती हैं। तो मूल्यांकन एक ब्रॉड क्षेत्र है जिसमें जो है हम किसी भी बालक का शारीरिक, मानसिक और सभी पक्षों का जो है हम वहाँ पर जो है पता कर सकते हैं कि उसका किस हद तक विकास हुआ है और किस हद तक उसके विकास में कोई कमी आ रही है और कहाँ कमी आ रही है और उसे किस प्रकार से हम दूर कर सकते हैं। जैसे कि मूल्यमापन में क्या होता है, हमने किसी बच्चे को अंक दे दिए कि भाई आपके गणित में 10 नंबर हैं या आपके मैथ में 30 नंबर है, वो क्या हुआ? मापन हो गया। लेकिन आप किसी बच्चे की लंबाई तो बता सकते हैं कि 5 फीट 4 इंच है या इसका जो है वजन 60 किलो है 50 किलो है, लेकिन उसकी अच्छाई या ईमानदारी या वो कितना गोरा है कितना काला है, उसका व्यक्तित्व में कितना, मतलब कौन सी चीज़ कम है, उसकी रुचि कितनी है, इन सब चीज़ों को जो है हम जो है गिनतियों में नहीं लिख सकते। जैसे कि कोई कितना ईमानदार है कि 10 नंबर का ईमानदार है या 20 नंबर का ईमानदार है, ये सब चीज़ें हम मापन के माध्यम से नहीं कर सकते। तो जब मापन के माध्यम से ये चीज़ें नहीं कर सकते थे तो मापन की जगह क्या आवश्यकता हुई? मूल्यांकन की। तो जो नवीन जो अब इस समय जो हमारी शिक्षा व्यवस्था में है वो है मूल्यांकन। मूल्यांकन के द्वारा हम बच्चे का जो है गुणात्मक प्लस मात्रात्मक
मात्रात्मक जब है जो है मापन कर सकते हैं। लेकिन मापन में क्या होता था, केवल मापन में जो होता था वो केवल जो होता था आपका मात्रात्मक मूल्यांकन ही हो पाता था। इसमें जो है अंकों में ही हम बता पाते थे। तो किसी भी बालक का के गुणों का, रुचियों का, अनुभवों का, किसी भी तरीके का जो मूल्यांकन हो जो कर सकते हैं हम, वो मूल्यांकन के माध्यम से करते हैं। मतलब उसे जो देख सकते हैं हम मूल्यांकन के माध्यम से ही देख सकते हैं। तो मूल्यांकन एक ब्रॉड चीज है और मापन जो है मूल्यांकन का ही छोटा रूप है। तो वर्तमान शिक्षा पद्धति में मूल्यांकन का महत्वपूर्ण योगदान है। इस समय जो है मूल्यांकन के माध्यम से ही जो है हम शिक्षा व्यवस्था में सुधार कर रहे हैं। इसके बाद आती है मूल्यांकन की प्रक्रिया। अब मूल्यांकन की प्रक्रिया को जो है जो है 3 चरणों से होकर गुजरती है। नंबर 1 आपका होता है शिक्षा के उद्देश्य। सबसे पहले हम किसी भी शिक्षा में कोई लक्ष्य होता है, उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हम उद्देश्य बनाते हैं। उन उद्देश्यों की कितनी प्राप्ति हुई है, उन उद्देश्यों में कहाँ तक हम पहुंचे हैं, तो उन उद्देश्यों का हम पता इस चीज मूल्यांकन के माध्यम से लगाते हैं। जब हमें पता चल जाता है कि हमारे ये उद्देश्य हैं, उन उद्देश्यों को हमने यहाँ तक प्राप्त कर लिया, इतने जो है कमी है तो उन उद्देश्यों को प्राप्ति के लिए, तो ये जो वह मूल्यांकन के माध्यम से हम जांच कर सकते हैं। अब मूल्यांकन के बाद क्या आता है हमारा अधिगम क्रिया। अब मूल्यांकन के उद्देश्य निर्धारित हो गए तो हम क्या करेंगे, अधिगम के अंतर्गत क्रियाएं करेंगे कि हमें किस तरीके से बच्चों को सिखाना है, कौन सी शिक्षण विधि का प्रयोग करना है, कौन सी किताब पढ़ानी है, किस तरीके से बच्चों को समझाना है। तो इस क्या आया, अधिगम क्रियाओं के अंतर्गत आया। और उस मूल्यांकन के माध्यम से हम अपनी अधिगम क्रियाओं में जो कमियां आ रही हैं, जो समस्याएं आ रही हैं, तो उनसे हमें पता चल सकता है कि इन क्रियाओं में कहाँ पर कमी है और कहाँ पर हमें सुधार की गुंजाइश है। अधिगम क्रिया के बाद आता है आपका व्यवहार परिवर्तन। अब हमारा जो मुख्य उद्देश्य था शिक्षा का, वो था बच्चे के अंदर वांछित व्यवहार में जो है परिवर्तन करना। यानी कोई व्यवहार है उसका, कोई बच्चा शिक्षा से पहले जो है वो एक तरीके से बिल्कुल उसका व्यवहार बहुत बुरा है, यानी उसका व्यवहार जो है सही नहीं है, या व्यवहार में बहुत जो है कमियां हैं। तो उसकी जो कमियों को दूर करने के लिए हमने उद्देश्य बनाए। उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए हमने अधिगम क्रियाएं की। उन क्रियाओं के बाद जो हमने जो व्यवहार में परिवर्तन, कितना परिवर्तन हुआ, तो उसकी जांच भी हम किससे करते हैं, मूल्यांकन के माध्यम से। तो मूल्यांकन के माध्यम से हम व्यवहार में बच्चे के कितना परिवर्तन हुआ ये भी चेक करते हैं। अधिगम क्रियाओं में क्या क्या समस्याएं, क्या क्या सुधार कर सकते हैं, उस शिक्षण के उद्देश्यों को प्राप्त करने में जो है हम कहाँ तक कामयाब हुए हैं, तो ये सब चीजें जो है मूल्यांकन की प्रक्रिया के तहत ही आती हैं। इसके बाद आते हैं आपके मूल्यांकन के उद्देश्य। सबसे मुख्य बात क्या आती है कि मूल्यांकन हम करते क्यों, इसके उद्देश्य क्या क्या है, कि हम क्या उद्देश्य लेके हम चलते हैं जब मूल्यांकन करते हैं। सबसे पहला उद्देश्य होता है हमारा ज्ञान की जांच एवं विकास की जानकारी, यानी बालक के ज्ञान की हमें जांच करनी होती है और बालक का कितना डेवलपमेंट हुआ, कितना विकास हुआ है, ये सब चीजें जो है मूल्यांकन के माध्यम से हम समझ सकते हैं। कि बालक के जो है बुद्धि स्तर, बालक का जो है मानसिक स्तर, बालक का जो है जो भी किसी भी तरीके का जो उसका ज्ञान संबंधित जो भी पक्ष है उसका कितना विकास हुआ है, उसमें कितनी समस्याएं हैं, कितना हमें और करना है, ये सब चीज़ हम मूल्यांकन के माध्यम से करते हैं। इस तरीके से हम जो है विकास का भी जो है हम कितनी जानकारी लेते हैं कि उसका विकास, उसका डेवलपमेंट कितना हुआ है, ये सब मूल्यांकन के द्वारा होता है। मूल्यांकन का पहला उद्देश्य। मूल्यांकन का जो दूसरा उद्देश्य है वह अधिगम प्रेरणा। अधिगम की प्रेरणा जो है हम जो है हमें मूल्यांकन का अगला उद्देश्य, नहीं मूल्यांकन के माध्यम से हम बच्चे के अंदर जो है सीखने की प्रेरणा पैदा कर देते हैं। हमने किसी बच्चे का मूल्यांकन किया तो उसे क्या होगा कि अब बच्चे को पता लगे कि मेरे अंदर कितनी कमी है, उस कमी को पूरा करने के लिए जो है उसे प्रेरित होता है वो मूल्यांकन के बाद। तो जो है मूल्यांकन से जो है अधिगम की प्रेरणा मिलती है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं की जानकारी। अब हर कोई व्यक्ति भिन्न प्रकार का होता है, उसकी मानसिक, शारीरिक, हर तरीके की जो है उसके अंदर भिन्नताएं होती हैं। तो उनकी भिन्नताओं को जानने के लिए हमें मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होता है व्यक्तिगत भिन्नताओं की जानकारी रखना, जिससे कि उनका जो है जिन क्षेत्रों में उसकी कमी है उन क्षेत्रों को जो पूरा किया जा सके। शिक्षण सहायक सामग्री की जानकारी। हमें कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री प्रयोग करनी चाहिए, कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री प्रयोग करने अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, तो इन सब चीज़ों की जानकारी के लिए जो है मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। अगला उद्देश्य निदान। कोई भी शिक्षा से संबंधित या किसी भी प्रकार से कोई समस्या आ रही है, किसी व्यवसाय से संबंधित, किसी व्यवसाय को चुनने से संबंधित, शिक्षण विधियों से संबंधित, शिक्षा सीखने से संबंधित कोई भी समस्या आ रही है तो उनका मूल्यांकन हम करते हैं। उन मूल्यांकन के माध्यम से जो है माध्यम से जो है हमें पता चलता है कि यहाँ पर ये समस्या है, उन समस्याओं को हम दूर करके उसका निदान करते हैं। इसके बाद आता है आपका शिक्षण की प्रभावशीलता का ज्ञान। अब शिक्षण कितना प्रभावशील है, मतलब क्लास में कोई टीचर पढ़ा रहा है,
शिक्षण विधियों का जिनका प्रयोग किया जा रहा है, जिन मेथडों का प्रयोग किया जा रहा है, या जो शिक्षक पढ़ा रहा है, जिस पैटर्न पे हम चल रहे हैं, तो उस जो हम शिक्षण विधि कर रहे हैं, तो उस शिक्षण व्यवस्था का जो है कितनी प्रभावशाली है, उसका पता करने के लिए हम जो है बालकों का मूल्यांकन करते हैं। उन बालकों का मूल्यांकन से पता चलता है कि शिक्षण विधियों में क्या कमियां हैं, शिक्षण विधियों में हम और क्या सुधार कर सकते हैं, या इन बच्चों के लिए हम क्या और कर सकते हैं। तो शिक्षण को प्रभावशालीता का ज्ञान जो है हम मूल्यांकन के माध्यम से करते हैं। तो मूल्यांकन के एक मुख्य उद्देश्य, मूल्यांकन का जो अगला मुख्य उद्देश्य है वो पाठ्यक्रम में सुधार करना, यानी जो पाठ्य संबंधित जो भी समस्याएं आ रही हैं पाठ्यक्रम में, तो उनके सुधार के लिए जो है हम देखते हैं कि मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। बिना मूल्यांकन के हमें पता नहीं चलेगा कि इस पाठ्यक्रम में क्या क्या कमियां हैं और क्या क्या दोष हैं। तो उन दोषों को, कमियों को पता करने के लिए मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। और चयन, यानी पाठ्यक्रम को चयनित करने में कौन सा पाठ्यक्रम हम अच्छा है वर्तमान समय के लिए या इन बच्चों के लिए, तो उन सबके लिए जो है मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। मूल्यांकन का अगला उद्देश्य वर्गीकरण करने में, अच्छा बुरा औसत सर्वश्रेष्ठ छाड़ने के लिए जो है हमें वर्गीकरण करना पड़ता है, जिसके माध्यम से हम बच्चों को उसी के अकॉर्डिंग जो है उन्हें उन क्षेत्रों में भेजते हैं जो जिस लायक होता है, या जिसके अंदर जितने गुण क्षमताएं होती हैं उनका पता चलता है। निर्देशन, जिसके अंदर कोई कमियां है, शैक्षिक निर्देशन, व्यावसायिक निर्देशन तभी हम दे पाएंगे जब बच्चे का हम मूल्यांकन कर लेंगे। बच्चे की जब मूल्यांकन करके हम ये जांच कर लेंगे कि इस बच्चे में ये समस्या है, तो तभी हम आगे निर्देशन दे पाएंगे। मूल्यांकन का अगला उद्देश्य प्रमाण पत्र प्रदान करना। बच्चे को प्रमाण पत्र के माध्यम से ये बताया जाता है कि आप इस कार्य को करने के योग्य। मान लीजिए आपने बीएड कर लिया, बीएड के बाद जो है आप अगर उस लिखित और मौखिक दोनों परीक्षाओं में आप पास हो गए, तो आपको जो है एक सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा, वो जो आपका प्रमाण पत्र है कि आप जो है टीचर बनने लायक आपके अंदर गुण हैं। तो एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। मूल्यांकन के मुख्य उद्देश्य ये भी है। मानकों का निर्धारण करना, यानी कि मूल्यांकन का जो मुख्य उद्देश्य है, मानकों का निर्धारण किया जाता है कि किस चीज़ के लिए क्या मानक होने चाहिए, कि मान लीजिए किसी टीचर को बनने के लिए किस लेवल तक का ज्ञान होना चाहिए उस बच्चे को। तो इस चीज़ का मूल्यांकन जो है, मूल्यांकन के उद्देश्य के अंतर्गत ये भी आता है कि मानकों का जो निर्धारण किया जाता है मूल्यांकन के माध्यम से ही किया जाता है। मूल्यांकन के क्षेत्र क्या क्या हो सकते हैं? मूल्यांकन का सबसे मुख्य क्षेत्र है शिक्षण। अब शिक्षण में क्या क्या होता है? सबसे पहले आपका आता है इसमें शिक्षा के उद्देश्य। अब शिक्षा के उद्देश्यों का क्या होगा? शिक्षा के उद्देश्यों में जो है हम तय करते हैं कि शिक्षा के उद्देश्य हमने बनाए, उन शिक्षा के उद्देश्यों की हमने कितनी पूर्ति कर ली है, कितने की हमें आवश्यकता है। तो मूल्यांकन के बगैर हम नहीं बता सकते हैं कि मूल्यांकन शिक्षा के उद्देश्यों में हमें कितनी कमी अभी है और कितने उद्देश्य हमने प्राप्त कर लिए हैं। तो यहाँ पर मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। तो मूल्यांकन का क्षेत्र एक हुआ शिक्षा के उद्देश्य। अगला आपका आता है इसमें पाठ्यक्रम या पाठ्य पुस्तक, पाठ्यक्रम सिलेबस आपका, इसका भी जो है ये भी मूल्यांकन का एक क्षेत्र है। इसके माध्यम से हम इसमें समय समय पर चेंजेस, सुधार या चुनाव करते हैं इसके माध्यम से। इसके बाद जो आता है आपका शिक्षण विधियाँ। कौन सी शिक्षण विधियों के माध्यम से हम जो है अपने शिक्षण को या अपने जो है लर्निंग को, अपनी टीचिंग को अच्छा बना सकते हैं। तो शिक्षण विधियों का जो चयन करने में, शिक्षण विधियों के दोषों को दूर करने में जो है मूल्यांकन का महत्वपूर्ण योगदान है। और इसके अलावा आपका आता है शिक्षक। शिक्षक के अंदर क्या क्या कमियां हैं, उसे क्या क्या सुधार करने चाहिए। और ये आपका आता है शिक्षार्थी। तो जितने भी मतलब शिक्षण से संबंधित जितनी भी चीजें हैं आपका, शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियाँ, शिक्षक, शिक्षार्थी, अनुशासन, इन सब चीज़ों का जो है और परीक्षा प्रणाली इत्यादियों का जो है, ये सब जो है मूल्यांकन के क्षेत्र हैं। मूल्यांकन के माध्यम से ही हम इन क्षेत्रों की में सुधार कर सकते हैं। इसके अलावा आपका आता है अगला नंबर 2 प्रशासन। अब प्रशासन क्या होता है? किसी भी कॉलेज का या किसी भी संस्था का कोई प्रशासन है, वहाँ के प्रबंधक, प्रधानाचार्य। तो प्रशासन में जो कमियां हैं, जो वहाँ के नियम कानून हैं, तो उन नियम कानून में हमें क्या फेरबदल कर सकते हैं, उन नियम कानूनों में हमें क्या क्या सुधार करने की ज़रूरत है, किस तरीके के सुधार की इस आधुनिक समय में ज़रूरत है। तो इन सब सुधार के लिए जो है प्रशासन में जो है प्रशासन के क्षेत्र में जो है मूल्यांकन किया जाता है। तो मूल्यांकन के एक मुख्य क्षेत्र आपका प्रशासन, यानी आपका जो प्रबंधन समिति है, आपका जो मैनेजमेंट है, आपका जो प्रधानाचार्य है, वहाँ का जो कार्यालय है, वहाँ के जो नियम कानून है, ये सब क्या हुए आपके प्रशासन में आए। और ये सब क्षेत्र क्या हुए मूल्यांकन के क्षेत्र, मतलब इनमें जो सुधार जो होगा मूल्यांकन के माध्यम से ही होगा। मान लीजिए किसी कॉलेज के कोई नियम है, जो नियम
नियम हैं और ये नियम जो हैं बहुत पुराने समय के हैं, लेकिन आधुनिक समय में इनमें प्रॉब्लम आ रही है, तो इनका मूल्यांकन करेंगे और मूल्यांकन करने के बाद जो है इनमें हम नए नियमों का निर्धारण करेंगे जिससे कि संस्था का विकास हो सके। या कोई प्रशासन है, प्रशासनिक समस्याएं आ रही हैं, आपस में कर्मचारियों में लड़ाई झगड़े हैं, तो इन कर्मचारियों में लड़ाई झगड़ों को दूर करने के लिए जो है हम जो है वहाँ पर मूल्यांकन करेंगे किस कर्मचारी में क्या गुण हैं, क्या विशेषताएं हैं, तो उनके गुणों और विशेषताओं के आधार पर हम जो है उनसे कार्य करवाएंगे, उनको कार्य देंगे। तो ये सब चीज़ें जो हैं प्रशासन के अंदर जो भी समस्याएं आती हैं शिक्षा के क्षेत्र में, तो उन समस्याओं को दूर करने में, उनका विकास करने में जो है मूल्यांकन काफ़ी महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। अगला आता है आपका निर्देशन एवं परामर्श। कोई भी शिक्षा से संबंधित या किसी भी व्यवसाय से संबंधित कोई भी क्षेत्र है, तो उसमें कोई समस्याएं आ रही हैं, उन समस्याओं का हम मूल्यांकन करते हैं, उन स्थितियों का हम मूल्यांकन करते हैं। उन मूल्यांकन के माध्यम से हमें पता चलता है कि यहाँ पर इतने गुंजाइश है इसमें सुधार करने की, और उसके बाद जो है हम निर्देशन या परामर्श देते हैं जब मूल्यांकन कर लेते हैं। अब मूल्यांकन के बाद जो है भविष्य के कथन का यहाँ पर क्या मतलब है कि मूल्यांकन के माध्यम से हम आने वाले समय में क्या क्या सुधार कर सकते हैं अपनी शिक्षा व्यवस्था में, अपनी शिक्षा की विधियों में, शिक्षा के पाठ्यक्रम में, या अपनी संस्थाओं में, अपने नियम कानूनों में, अपने पढ़ाने के स्टाइल में, अपने टीचरों में, अपने बच्चों के लिए हमें क्या सही है क्या गलत है। तो भविष्य के लिए हम तभी ये सुधार कर सकते हैं जब आज हम वर्तमान में किसी चीज़ का मूल्यांकन करेंगे। यदि हम मूल्यांकन करेंगे तभी हम भविष्य के लिए जो है नई चीज़ें निर्धारित कर सकते हैं। यानी भविष्य के कथन के लिए, भविष्य के लिए निर्धारित करने के लिए कोई भी चीज़, शैक्षिक पाठ्यक्रम हो, शिक्षण विधियाँ हों, बच्चे के लिए क्या सही है क्या गलत है, या शिक्षक को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो आज की तारीख में हम मूल्यांकन करेंगे तभी जो है भविष्य के लिए हम ये चीज़ें सुधार कर सकते हैं। इन सब चीज़ों में सुधार करने के लिए जो है हमें मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। तो मैं आशा करता हूं कि मूल्यांकन और मापन से संबंधित ये चीज़ें समझ में आई होंगी। मूल्यांकन का क्षेत्र, मूल्यांकन के उद्देश्य, मूल्यांकन की प्रक्रिया और मूल्यांकन की संकल्पना, मूल्यांकन मापन की संकल्पना, और इसके अलावा जो है आज के बाद हम जो है फिर इसके बाद एक एक टॉपिक इनको विस्तृत रूप से एक एक यूनिट वाइज हम चलेंगे। तो यहाँ पर 1 मिनट में हम फिर से रिवाइज करते हैं। मापन क्या हुआ हमारा? मापन वो हुआ कि हमने किसी बालक को या किसी चीज़ को हमने कोई अंक दे दिया, या यानी किसी अंक में व्यक्त कर दिया, तो वो क्या हुआ हमारा? मापन हुआ। लेकिन हम हर चीज़ को अंक में व्यक्त नहीं कर सकते, तो उसके लिए जब हम सभी पक्षों का, किसी बालक के सभी पक्षों का जो हम जो है मापन करते हैं या उसको जो आकलन करते हैं, वो क्या हुआ हमारा? मूल्यांकन हुआ। मूल्यांकन जो है आपका गुणात्मक और मात्रात्मक होता है, यानी इसमें गुणों का, उसकी मात्रात्मक यानी जो मात्रा है, यानी किसी बालक का वजन कितना है, किसी बालक की बुद्धिलब्धि कितनी है, 140 130, तो ये तो हुआ मात्रात्मक। और वो बालक ईमानदार कितना है, वो बालक मतलब कि कितना गोरा है, काला है, या अन्य पक्ष जो मतलब जो उसके गुणों को व्यक्त करते हैं, वो हुए उसके गुणात्मक पक्ष। यानी गुणात्मक और मात्रात्मक पक्षों का जब हम आकलन करते हैं तो उसे मूल्यांकन बोलते हैं। और केवल हम अंकों के आधार पर जब कोई चीज़ मापते हैं तो वो क्या होता हमारा? मापन कहलाता है। तो मापन और मूल्यांकन के अंतर्गत आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।